नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। देहरादून में आईटीबीपी की ओर से आयोजित सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने हिमाद्री 2025 का फ्लैग ऑफ समारोह की शुरुआत की। इस दौरान आईटीबीपी के वरीय अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी को सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान के शुभारंभ के मौके पर शुभकामनाएं दी। साथ ही जवानों के देशहित के प्रति सेवा को भी नमन किया। आईटीबीपी द्वारा सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देश की सीमाओं की रक्षा करने और स्थानीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये अभियान न केवल शारीरिक चुनौतियों को जोड़ते हैं बल्कि सामुदायिक आउटरीच और पर्यावरण जागरूकता भी प्रदान करते हैं, जो आईटीबीपी की बहुमुखी भूमिका को प्रदर्शित करता है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ, जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं, उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहां पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भी जो भी, चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान, और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेना को अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। जब लद्दाख की बात आती है, सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है या किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र की बात आती है, तो उस समय मुझे अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन सेना के साथ में पला बढ़ा और मैंने देखा सैनिकों के बीच में, चूंकि मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा जहां पर हर घर से सेना के अलावा कोई दूसरी सेवा में नहीं था। और बहुत सारे लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची हिम शिखरों पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देते थे, उनको बर्फ की चोटियों में और बर्फ में काम करने के कारण से बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी। किसी के पैर काटने पड़ते थे, किसी के हाथ काटने पड़ते थे और बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको अच्छे जैकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं, अच्छे बूट क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन
चूँकि लंबा कालखंड बीत गया, किसी को इस प्रकार की बातें ध्यान में नहीं आई, किसी भी सरकार को। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमारे सैनिकों के अच्छे उपकरण, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार सारे के सारे उपलब्ध करवाने का काम इस रिजीम में हुआ है। और ये अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जिसने सैनिकों का और सैनिक परिवारों का और हमारे सशस्त्र बलों का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने अभी हाल में देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली बात ही, पहले के समय में होता था, कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और इतिश्री कर दिया गया, ये हो गया काम जी, निंदा कर दी। और जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन को अच्छे से बता दिया गया कि अब हम परमाणु बम की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। भू कानून उल्लंघन के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई पर सीएम धामी ने कहा कि जिन प्रयोजनों के लिए जमीन खरीदी गई थी, उन प्रयोजनों में उसका इस्तेमाल न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की जानकारी मिलती थी। उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा थी कि एक भू कानून लाया जाए, इसलिए हम भू कानून लाए हैं और इसे तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा काफ़ी संतुलित तरीके से चल रही है, कई स्तरों पर इसकी समीक्षा हुई है। 1 माह और 14 दिन की यात्रा हो चुकी है, जिसमें लगभग 28 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। दल 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से, जहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में गाँव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, वहाँ जाके हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो और उसको मजबूती मिलेगी। देहरादून जिले में एक बार फिर से डेंगू पैर पसारने लगा है। डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शुरुआती दौर में ही डेंगू को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। आशाओं के द्वारा लगातार घर घर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लार्वा को सर्च करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस भी इलाके में डेंगू से पीड़ित मरीज मिलता है, उसी इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाती है। लगातार जैसे ही डेंगू का हमने मई के स्टार्टिंग से ही तैयारियां यहाँ पे शुरू कर दी थी और उसमें लगातार आशाओं के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करना, जो हमारे डेंगू वॉलंटियर्स हैं जो कि 100 यहाँ देहरादून में है नगर निगम और 40 ऋषिकेश नगर निगम में है,
इनके द्वारा लगातार हाउस टू हाउस जाके सर्वे, लाइविसाइडल दवाई का स्प्रे करना और लार्वा को फाइंड आउट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये लगातार जो है वो कार्य वो किया जा रहा है। इसके अलावा जब भी कहीं लार्वा पाया जाता है या कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है, तो हमारी जो नगर निगम की जो टीम है उसके माध्यम से वहाँ पे लाइविसाइड दवा का स्प्रे कराया जाता है, फॉगिंग कराई जाती है और जिस घर में केस पॉजिटिव आ जाता है उस केस को मच्छरदानी उपलब्ध कराना, ऑल आउट उपलब्ध कराना, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम उपलब्ध कराना, ये हमारी टीम जो आईडीएसपी की टीम है उसके द्वारा ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो लगातार मई माह से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी तक जो अगर हम बात करें डेंगू की, टोटल 90 केसेस जो हैं वो आए हैं, जिसमें लगभग 54 केसेस जो हैं वो हमारे देहरादून के हैं और अन्य केसेस जो हैं वो बाहर के हैं। तो स्थिति सामान्य है, कोई मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु अभी इसमें देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर जिस तरह क्षेत्र और लोगों के बीच नदारद रहने के आरोप लगते थे, उसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी पिछले 1 साल में पोस्टर लगाए गए हैं। महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जो चीज़ निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। राज्य में हेली सेवा के दौरान दुर्घटना और कई इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि किसी भी एयर ट्रैफिक का जो संचालन होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, जो अपने आप में अथॉरिटी है। हवा के ट्रैफिक का संचालन नियंत्रण किस प्रकार से हो, कैसे हेली सेवा कितने समय में उड़ान भरे और उसके लिए मौसम कैसा हो, सब तकनीकी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। लेकिन राज्य में ये सवाल तब उठा जब दुर्घटनाएं हो रही हैं। 30 दिन के अंदर 4 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। किसी भी एयर ट्रैफिक का जो संचालन होता है उसकी नियमावली होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपने आप में एक अथॉरिटी है और हवा में जो ट्रैफिक है उसका संचालन, उसका नियंत्रण किस प्रकार से हो, कैसे जो हेली सर्विसेज हैं उनका संचालन हो, कितनी समय में उड़ान हो, कितनी सॉर्टीज़ हो, मौसम है और तमाम जो तकनीकी बातें हैं, उसके मामले में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड में तो आज तक एटीसी का कोई नियमावली नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई नियमावली नहीं है। अभी सबसे पहले इस मामले में मैंने बात उठाई और जब 30 दिन के अंदर 4 यहाँ पर दुर्घटनाएं हेली हो गई, गंगनानी में हुई, केदारनाथ में हुई, 2 केदारनाथ में हो गई, बद्रीनाथ जी में हो गई, तो 4 हेली दुर्घटनाएं हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर काठगोदाम सर्किट हाउस में न्यायाधीश एनजीटी डॉक्टर अफरोज अहमद ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डॉक्टर अफरोज खान ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण को संरक्षित करके हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं बैठक में मौजूद जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि नैनीताल शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सीवरेज व्यवस्था मुख्य है। जिला पर्यावरण समिति है
हर ज़िले में इस देश के, उनके काम है कि किस तरह से सूखा कचरा, गीला कचरा, पानी का प्रबंधन, माइनिंग हो रही है कैसे हो रही है, जंगल का प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट या और भी जितने भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, उसको बचाने के लिए क्या कार्यक्रम है उस ज़िले का। तो ये बैठक नैनीताल ज़िले के लिए थी। बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास तौर से उत्तराखंड सरकार ने, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और जिलाधीश के नेतृत्व में सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में बहुत अच्छा परिणाम और नतीजा आने वाला है और अस्थायी विकास या सतत विकास की तरफ ये अच्छा कदम है, क्योंकि हिमालय बहुत ही नौजवान पर्वत है और बहुत ही छोटे से उस पर अगर कोई हम एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस हिमालय की वजह से इस पूरे देश का। राजधानी देहरादून के एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई दुकान आज के दौर में खाली पड़ी है। लोग इन दुकानों को संचालित नहीं कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा तब है जब एक और तो राज्य के चारधाम गतिमान हैं, दूसरी ओर गुजरात के अहमदाबाद में हादसा हुआ है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था या ऐसी तस्वीरों से लोगों का परेशान होना लाजमी है। हवाई अड्डे पर दुकानों के बंद होने और व्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाता है। वहीं दुकान संचालित न होने की वजह से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार फ्लाइट लेट होने से भी लोग इन दुकानों से पानी या खाद्य पदार्थ लेते हैं। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने भगवानपुर क्षेत्र में अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर आरोप लगाया कि दोनों देवर भाभी ने मिलकर उनकी भतीजी ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को बहलाकर अनैतिक कार्य करवाया है, जिसके चलते 1 करोड़ से अधिक कार्य अधर में लटके हुए हैं। पर आज जब ये कार्य शुरू कराए गए तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हो रहे कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। उन्होंने वह काम शुरू करवा दिया है। परिवार पर, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, दोनों देवर भाभी पर आरोप लगाया है कि दोनों आपका हरेसमेंट कर रहे हैं। क्या है पूरा? देखिए, सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। नगर पंचायत के चुनाव में वो ओपन हुआ और आज जब रुहाल की गांव में मैं काम शुरू कराने गया, क्योंकि ममता जी ने 9 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धरना दिया था, बीडीओ साहब को घेरा था कि विकास कार्य ठप है। 1,51,78,000 के कार्य जो ममता राकेश ने और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है मेरी भतीजी, उसको मिसगाइड करके रुकवा रखे थे। आज भी जब मैं मौके पर गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सुबोध राकेश का प्रतिनिधि जोनी, जो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, और कांग्रेस का प्रतिनिधि संजय प्रधान, जो वहां पदाधिकारी भी है कांग्रेस का, और विधायक जी का प्रतिनिधि, उन्होंने वो काम रुकवा रखा था और मैं जिसे काम को शुरू करा के आया हूं। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस क्षेत्र के लोग पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये दोनों देवर भाभी, ये राकेश परिवार, किसी भी चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। हरिद्वार में गंगा नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मातृ सदन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अवैध खनन पर अपनी विधिक राय पेश करे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा में नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि गंगा के पौराणिक अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि हरिद्वार की सभी 121 स्टोन क्रशर 5 किलोमीटर दूर क्यों नहीं हटाए जा सकते और उनके लिए वैकल्पिक जगह क्यों नहीं तलाशी जा रही। देखिए, गंगा के खनन का ये मामला 2022 से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
इसमें 16 मार्च 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें रायवाला से भोगपुर का जो ये स्पेसिफिक स्ट्रेच है, इसमें खनन पर माननीय न्यायालय ने रोक लगाई थी, जिसके बाद से कोई भी खनन, चुगान, ड्रेजिंग इत्यादि का कार्य सब कुछ गंगा में बंद था। लेकिन उसके बाद भी इस दौरान वायलेशन चलते रहे। इसका मुख्य कारण ये था कि इस स्ट्रेच में लगभग 100 के ऊपर स्टोन क्रशर ऑपरेट कर रहे हैं और जो सभी गंगा किनारे ही लगे हुए हैं। तो प्रश्न ये था माननीय न्यायालय के समक्ष कि यदि खनन बंद है तो इन स्टोन क्रशरों को माल आखिर कौन सप्लाई कर रहा है। इसका जवाब ये था कि गंगा के अंदर से रात में चोरी से माल निकाला जा रहा था और गंगा के किनारे जो फ्लड प्लेन है उसमें भी भीषण खनन जेसीबी, पोकलैंड इत्यादि मशीनों से किया जा रहा था। तो अब प्रश्न ये था कि जब आदेश खनन और क्रशिंग दोनों को लेकर था, जिसमें कि ये समस्त स्टोन क्रशर 5 किलोमीटर गंगा किनारे से दूर किए जाने थे, तो ये अब तक कैसे चल रहे हैं। तो इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जब बात को रखा गया कि ये आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि कोर्ट से पहले भी आदेश हो चुके हैं, तब न्यायालय ने कहा कि इसमें अगर पुलिस अपनी जो नाकामी है वो प्रदर्शित लगातार कर रही है, तो इसमें सेना का हस्तक्षेप अब आवश्यक हो चुका है और इसके लिए सेना से विचार लिया जा रहा है कि किस प्रकार इस आदेश को कि 5 किलोमीटर दूर स्टोन क्रशर्स को किया जाए, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आप लोगों को पता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनएमसी ने गंगा किनारे से रायबाला से भोजपुर तक गंगा किनारे पूर्ण खनन और स्टोन क्रशर को 5 किलोमीटर दूर का आदेश किया था। इस आदेश का ये लोग उल्लंघन किया। पवन सैनी नाम के एक व्यक्ति है, वो हाईकोर्ट गए थे किसी दूसरी बात के लिए, उसी में ये आदेश आ गया तो वहां आदेश हुआ इसका अक्षर से पालन किया जाए, पालन नहीं किया। तो हम लोगों ने नोटिस दिए तो 48 स्टोन क्रशर बंद हुए थे। उसके बाद ये लोग इस सबको, उसके बाद होश आया, बड़े बड़े वकील खड़ा किए, तो इस केस को रिव्यू किया। तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन तुमको हम इसके लिए नहीं छूट दे रहे कि तुम जाकर के खोल लो। तुमको खोलना है तो अपना प्रॉपर प्रोसीड्यूर जो है उसके थ्रू आओ। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।